Very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed some of the important theoretical as well as the practical concept related to the theory base of accounting. First of all, we discussed what is the meaning of bookkeeping, accounting and accountancy. As well as we discuss the basic accounting terms like types of assets, types of liability, transactions, events, and different types of the basic accounting terms which helps to understand the basic concept related to the accounting. As well as in last video we discussed about the accounting principles. And you know very well, accounting principle classifying into the two categories: accounting concepts or assumption as well as accounting conventions. So after completing the first three chapters, which are purely theoretical in nature, let's move to the fourth chapter of accountancy syllabus, that is in process and basis of accounting. So what is process and basis of accounting? Basically, you know very well, accounting is a process in which we record, classify, summarize, interpret and communicate the accounting information to the relevant users. मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मेनली यूज ये होता है कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हैं उनको प्रॉपर रिकॉर्ड करना, समराइज करना, क्लासिफाई करना और इंटरप्रेट करके उसके रिलेटेड यूजर्स को वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करना. दिस इज अ प्राइमरी एंड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. सो in this chapter, firstly we discuss what are the accounting process and what are the basis by which we record the transactions and events in the books of account. So if we are talking about the process of accounting, so process of accounting consists of the 5 steps. So process of accounting, it consists of 5 steps. How many steps under the process of accounting? 5 steps. Step 1, identification of business transactions. सबसे पहले हमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है. हमें ये पता करना है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं, सेलिंग एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है. क्या इनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस में सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालते हैं कि नहीं डालते हैं. ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग फॉलो करते हैं. दैट इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस. सेकेंड स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ, यू नो वेरी वेल, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट. क्योंकि जब भी कोई ट्रांजेक्शन्स होता है तो ट्रांजेक्शन्स को सर्टिफाई करने के लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है. तो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम उनके वाउचर्स बनाते हैं. एंड विदाउट क्रिएटिंग अ वाउचर्स वी कैन नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सो द सेकेंड स्टेप टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टू प्रिपेयर द वाउचर्स. So after preparation of voucher, thereafter we will move to the third step, that is in recording in books of original entry. Recording in books of original entry. यानी इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनको हम वाउचर्स के बेसिस पे अपनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है? जर्नल. अगर बिजनेस छोटा है तो जर्नल, बिजनेस बड़ा है तो सब्सिडरी बुक विल बी नोन एज इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. तो उस ओरिजिनल एंट्री की बुक में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. अब इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद बुक्स को ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड कर, ट्रांजेक्शन्स को ओरिजिनल एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद देयर आफ्टर वी विल पोस्टिंग टू लेजर. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं. किसको लेजर में पोस्टिंग करते हैं? इट मीन्स क्लासिफाई करते हैं द ट्रांजेक्शन विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री.
जो ट्रांजेक्शंस हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड किया हुआ है उनको हम लेजर में क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं। एंड लास्ट हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के साथ साथ क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो देयर आर बेसिकली 6 steps, 6 steps will be followed in the accounting process। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, वाउचर्स प्रिपेयर करना, वाउचर्स प्रिपेयर करने के बाद विद द हेल्प ऑफ द वाउचर्स हम लोग क्या करते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसमें 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं या तो हम सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें रिकॉर्ड करते हैं सब्सिडियरी बुक, ठीक। पोस्टिंग टू लेजर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। लेजर बनाना मतलब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफिकेशन करते हैं, सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द बिजनेस। एंड लास्ट हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है समराइजेशन, ट्रांजेक्शन को समराइज करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। हम ये पता करते हैं कि हमारा बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर कितना इनकम कमाया है और उस समय उसकी करंट पोजीशन क्या है। सो दिस इज अ सिंपल एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। यू कैन सी दैट इन द होल प्रोसेस वी फॉलो द 6 steps: identification of business transactions, preparation of vouchers, recording in books of original entry, that is in preparation of journal or subsidiary book, posting to ledger, it means classification of the transaction recorded in the journal, and the preparation of trial balance and the financial statement, it means it is a step of summarization, and preparation of financial statement means the calculation of income of the business and position statement of the business. Okay, so please note down the 6 steps which have to follow in the accounting process. Okay. The next topic of this chapter is basis of accounting. That is a basis of accounting. There are basically 2 bases of accounting. First will be a cash basis and second will be a accrual basis. Cash basis and second is a accrual basis. So what is cash basis of accounting and what is accrual basis of accounting? Let's discuss one by one. Basically, cash basis of accounting, under this basis incomes are not recorded unless they are received in cash. यानी ट्रांजेक्शन्स को हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब उससे कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो। यानी कि transactions are recorded when there is cash inflow or outflow। यानी कैश बेसिस में क्या होता है कि ट्रांजेक्शन्स तभी रिकॉर्ड होता है जब कैश इनफ्लो हो या कैश आउटफ्लो हो। यानी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होगा तो इस सिचुएशन में हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी इन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट।
क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। किस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। वही हम बात करें एक्रूअल बेसिस में। सो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश बेसिस का हो चाहे वो क्रेडिट बेसिस का, यानी बोथ टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन should be recorded in the accrual basis of accounting. इसमें लिखिए transactions are recorded. Transactions are recorded. Transactions रिकॉर्ड करते हैं, are recorded when whether cash received or not, या फिर कैश पेड और not। यानी कि एक्रूअल बेसिस में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? एक्रूअल बेसिस इज अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, चाहे कैश मिला हो या नहीं, या कैश पेड हुआ हो या नहीं। यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर ऑल्सो रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी एक्रूअल बेसिस में हम कैश ट्रांजेक्शन के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, इसी को हम हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम कैश ट्रांजेक्शन हो चाहे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, दोनों ही टाइप के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कैश बेसिस में सिर्फ हम लोग कैश ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और अगर हम लोग बात करें कंपनीज एक्ट की, तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड। सो याद रखिएगा, इट इज मतलब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट 2013। यानी कंपनीज एक्ट 2013 का कहना है कि हर कंपनी को अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस पे एक्रूअल बेसिस फॉलो करना होगा। यानी कैश ट्रांजेक्शन के साथ साथ हमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को भी क्या करना होगा? फॉलो करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम लोग चलते हैं द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग the fourth chapter, let's we move to the fifth chapter of our syllabus, that is an accounting standard. ये सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं, लेकिन it is a very important chapter for the basic knowledge regarding the accounting. So now next chapter is accounting standard. So first of all we discuss what is accounting standard and what are the history beyond the accounting standard. History अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कंपैरिजन करने के लिए, कंसिस्टेंसी रखने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये टूल देता है, हमें ये फैसिलिटी देता है कि जो भी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहे हैं वो अगर डिफरेंट फर्म की है तो भी वो हम इजीली कंपेयर कर सकें। जैसे कि अगर एक्स कंपनी ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया और वाई कंपनी ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, तो ये दोनों कंपनी अगर सेम बिजनेस कर रही है तो इन दोनों का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए, एक दूसरे से क्या होना चाहिए? हम इजीली इन दोनों को कंपेयर कर सकते। लेकिन मान लीजिए अगर एक्स कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए अलग मेथड यूज़ किया और वाई कंपनी ने अलग मेथड यूज़ किया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है कि
कि अगर इसने अलग मेथड अडॉप्ट किया हो फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसने अपना अलग मेथड अडॉप्ट किया हो फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो दोनों की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपेयर नहीं हो सकती। इसी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन एम ये है कि हम कुछ अकाउंटिंग नॉर्म्स, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड डेवलप करें जिन्हें लगभग सारे ऑर्गेनाइजेशन माने, ताकि उनके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस में, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम इजीली क्या कर सकें, कंपैरिजन कर सकें। सो it is very important to understand the meaning of accounting standard. So what is the meaning of accounting standard? Please note down. Accounting standard may be defined. Accounting standard may be defined as written statement issued from time to time by institution of accounting professionals specifying uniform rules or practices for drawing the financial statement. So what is accounting standard? Accounting standard एक रिटन स्टेटमेंट है, लिखा हुआ स्टेटमेंट, जिसे टाइम टू टाइम अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, इशू करते हैं। जो अकाउंटिंग के फील्ड में क्या है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट में सब नहीं, कुछ प्रोफेशनल्स चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, उनका जो एसोसिएशन होगा वो क्या होंगे, टाइम टू टाइम एक रिटन स्टेटमेंट इशू करेंगे। किस लिए? रूल्स एंड प्रैक्टिसेस, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकें। ड्रॉ मतलब बना सकें, यानी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, उनमें सारे तरह के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जैसे आपने देखा, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड एज वेल एज द फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी व्हेन वी फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हॉनेस्टी। तो अगर हम अच्छे से या प्रॉपर वे में अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं आपको जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो करेक्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ड्रॉ नहीं हो पाएगी। ओके, सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? एक तरह से कह सकते हैं लॉ है, रूल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं जो हमें हेल्प करती हैं ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकें। ये टाइम टू टाइम अमेंड होते हैं, टाइम टू टाइम इनमें चेंज आता है अकॉर्डिंग टू द नीड, और ये रिटेनली लिखे होते हैं और इनको इशू करने वाले, ऐसा नहीं कि कोई भी इशू कर देता है, इनको इशू करने के लिए प्रॉपर जो प्रोफेशनल्स हैं वही ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इशू करते हैं। इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया जाता है वो इशू किया जाता है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसकी कुछ हिस्ट्री है कि अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल में बात करें, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, द इंटरनेशनल
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है IASC, वो इनकॉर्पोरेट हुई, जिसका काम ये था इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करना। सो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जो है IASC, इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था 29 जून 1973 में। किस लिए? फॉर डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इनका किस लिए डेवलपमेंट हुआ है? इनका किस लिए इस्टेब्लिशमेंट हुआ है? ताकि इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या किया जा सके? डेवलप किया जा सके। दूसरा पॉइंट है इंडिया में अगर हम बात करें, इन इंडिया ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1949 में। इसका इनकॉर्पोरेशन क्या हुआ था? 1949 में इशूड 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इंडिया में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं? 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए। और उनमें से सारे नहीं, लेकिन कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हमें नाम पता होने चाहिए, लर्न होना चाहिए। और इसी फील्ड से रिलेटेड एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, वो है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग। उसके बारे में जान लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1959। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलपमेंट करने का काम किसको मिला है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी 1973 29 जून फॉर डेवलपमेंट ऑफ AS। और इंडिया में और AS कौन इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब तक कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हो चुके हैं? 32। और इंडिया में कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं, जिनका काम है प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या करती हैं? उनको कौन मैनेज करता है? उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल रखा गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग, जो स्टैब्लिश हुआ था 1959, जस्ट आफ्टर 10 ईयर ऑफ ICAI। ठीक है, और अगर हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड भी स्टैब्लिश हुआ था 2002 में, 2002 या 2008 में, आई एम नॉट एग्जैक्ट अबाउट इट, तो आप देख लीजिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इनकॉर्पोरेट हुआ था आपका 2008 के अराउंड। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, the next topic of today's video is list of accounting standard. Okay, so please note down. The next topic is list of accounting standard. बेसिकली यू नो वेरी वेल, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने के लिए एक सेपरेट इनकॉर्पोरेशन बॉडी बनाई गई है, जिसका नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1949 में। इसका काम ये है कि इंडिया में जितने भी फॉर्म्स या इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हैं, वो यूनिफॉर्म लेवल पे, कंसिस्टेंसी लेवल पे एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मार्केट में इशू करें। और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कुछ लिस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। उस लिस्ट में यू नो वेरी वेल टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जा चुके हैं। टोटल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जा चुके हैं? 32। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट AS जो हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे AS1 कि AS1 किससे रिलेटेड है, AS2 किससे रिलेटेड है, AS3 किससे रिलेटेड है,
ऐसे करके 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। हम सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, लेकिन कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आपको नाम पता होने चाहिए जो आपके 11th 12th से क्या है बेसिकली रिलेट करते हैं। AS4, AS6, AS6 के बाद AS10, AS10, AS14, AS26, बस इतने सफिशिएंट है आपके लिए ताकि आपको इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम पता होने चाहिए। चलिए वन बाय वन इनके एक्सप्लेनेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि आखिर इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या नाम है और इनकी यूटिलिटी क्या है। ठीक है, सो पहला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है आपका, सबसे पहला है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये कहना है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये कहना है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त जितनी भी पॉलिसी, जितने भी मेथड्स, जितने भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो वो सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पूरी चीज़ें डिस्क्लोज करो। ठीक है, नेक्स्ट AS2 कहता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, कि आप किस तरह से अपनी इन्वेंट्रीज को क्या कर रहे हो, स्टॉक को क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, उसकी वैल्यूएशन कर रहे हो। इन्वेंट्रीज का मतलब जानते हैं स्टॉक, द अनसोल्ड गुड्स विच आर लाइंग एट द एंड ऑफ द ईयर, जो स्टॉक या जो इन्वेंट्रीज साल के अंत में बढ़ जाती हैं बिना बिके हुए, जिनको हम बेच नहीं पाते हैं ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ डिमांड। AS3 जो रिलेटेड है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, और हम आपको बता दें कि जो AS3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपको चैप्टर नंबर 12th में पार्ट B में लास्ट चैप्टर है, तो इसको आपको पढ़ना है, याद रखिएगा हमेशा। जो AS4 है वो रिलेटेड है इवेंट्स एंड, इसका नाम है इवेंट्स एंड कॉन्टिजेंसीज ऑकरिंग, कॉन्टिजेंसीज ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। मतलब कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं या कुछ कॉन्टिजेंसीज ऐसी होती हैं जो ऑकर कब होती है, जब आप बैलेंस शीट बना लेते हैं। यानी बैलेंस शीट बनाने के बाद अगर कोई इवेंट या कॉन्टिजेंसीज ऑकर होती हैं तो वो AS4 के अंदर गवर्न होती है, और इसका रिलेशन कहीं ना कहीं AS3 से भी है। तो जब हम लोग 12th में जाएंगे, आप लोग 12th में पढ़ेंगे, तो जब आप AS3 पढ़ेंगे तो AS3 के साथ साथ आप AS4 का भी इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे, AS4 के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। AS6 जो है वो बेसिकली डील करता है डेप्रिशिएशन से है, लेकिन अभी क्या है बेसिकली ये जो AS है वो आउट ऑफ द वे हो गया है। मतलब ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इस AS को यानी AS6 दैट इज डेप्रिशिएशन को विड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम बात करें AS10। AS10 जो है पहले था फिक्स एसेट्स के नाम से, लेकिन अब इसमें स्पेसिफाई कर दिया गया है, इसका नाम रखा गया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये किससे रिलेटेड है? इट विल बी रिलेटेड टू द AS10। AS10 इज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिससे हम लोग फिक्स एसेट भी कह सकते हैं, लेकिन अब इसका नाम फिक्स एसेट्स ना होकर ये रख दिया गया। नेक्स्ट है आपका AS14 जिसका नाम है एमलगमेशन, यानी जब कोई दो कंपनी या दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलता है तो उसको एमलगमेशन कहते हैं, और उस तरह की अकाउंटिंग के बारे में हमें गाइड किया गया AS14 में, ताकि सारी कंपनी एक तरह से क्या कर सके, सारे इंसिडेंट को, सारे चीज़ों को एक साथ रिकॉर्ड कर सकें। एंड लास्ट विल बी AS26। AS26 इज रिलेटेड टू द इंटेंजिबल एसेट्स। आपको पता ही इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? एसेट्स जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, इन्हें हम एग्जैक्ट मनी में भी मेजर नहीं कर सकते। इनका जो हम वैल्यूएशन करते हैं वो किसी न किसी दूसरे फैक्टर्स के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट्स का कैसे वैल्यूएशन कैसे करना है, कैसे इसको रिकॉर्ड करना है, कैसे इसको मेजर करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको AS26 में मिलेगी। तो बेसिकली 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन सिर्फ हमें कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और भी बहुत सारे हैं,
टोटल 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को थोड़ा बहुत हमें नाम से जानना चाहिए, एंड वी हैव टू नो अबाउट हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAI 32, और उसमें से AS1 क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, AS2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS4 है आपका इवेंट्स एंड कॉन्टिजेंसीज ऑकरिंग बैलेंस शीट डेट, AS6 है डेप्रिसिएशन जिसे विड्रॉ कर लिया गया है, AS10 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS14 है एमलगमेशन, AS26 है इंटेंजिबल एसेट्स. ओके, so please note down all the list of the accounting standards. So in today's video, I hope today we cleared all the things very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you. Take care. Goodbye.